नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आज से बदल जाएंगे पूरे देश में ये सारे नियम, जान लीजिए आप पर क्या पड़ेगा असर। बता दें कि हर माह कई नियम ऐसे बदलते हैं जिनका आप पर सीधा असर पड़ता है। ऐसा ही 1 जून 2021 को भी होगा। इनमें कई नियम ऐसे भी होते हैं जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में जान लेते हैं कि आज से क्या क्या बदल रहा है और क्या क्या नया हो रहा है। आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल में कुछ जरूरी बदलाव किए जाने हैं। ऐसे में ये वेबसाइट 1 से 6 जून 2021 तक काम नहीं करेगी। अगर किसी को अपना ITR फाइल करना होगा तो ये काम अब 6 जून के बाद ही हो सकेगा। वहीं सिलेंडर की कीमत बदल सकती है। हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर के दाम की समीक्षा की जाती है। इसके बाद इसकी घोषणा होती है। ऐसे में सिलेंडर के दाम में राहत मिल सकती है या बढ़त दर्ज हो सकती है। वहीं 1 जून से लागू होंगे PF के नए नियम। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो EPFO ने प्रोविडेंट फंड खाता धारकों के लिए नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार अब नियोक्ता को हर कर्मचारी के अकाउंट को 1 जून से आधार कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है। वहीं हवाई जहाज की यात्रा करना महंगा हो जाएगा। बता दें कि 1 जून से हवाई सफर महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम सीमा को 6% तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% तक बढ़ोतरी की गई। ये बढ़ोतरी 1 जून से लागू हो जाएगी। गोल्ड हॉलमार्किंग नियम सरकार ने सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग की सीमा समय को बढ़ाकर 15 जून कर दिया है। पहले ये समय सीमा 1 जून तक ही थी। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। कोरोना के मामले कम होते ही मुंबई को पाबंदियों से मिली राहत। जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। बता दें कि मुंबई में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। मुंबई में आज कोरोना से 666 मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में कमी का सिलसिला भी जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,077 पर पहुंच गई, जो 15 मार्च के बाद से सबसे कम है। वहीं कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद BMC ने मुंबई में थोड़ी ढील दी है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच आज BMC ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें कुछ गैर जरूरी दुकानों को खोलने की भी अनुमति दी गई। नई गाइडलाइंस के मुताबिक मुंबई में इमरजेंसी सर्विसेज की दुकानें सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी, जबकि अब तक इसे 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति थी। वहीं गैर जरूरी दूसरी दुकानों को खोलने की भी छूट दे दी गई। हालांकि इसके लिए ऑड इवन का फॉर्मूला लगाया गया है। BMC ने सड़क के दाहिने तरफ की दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने की इजाजत दी है, तो वहीं सड़क की बाईं तरफ की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को सिर्फ खुलेंगी। हफ्ते में सड़क की बाईं तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 3 दिन तक खुलेंगी, तो दाईं तरफ की दुकानें सिर्फ मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। दुकानों को खोलने का समय सबके लिए समान ही रहेगा। सभी दुकानें सिर्फ सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं वीकेंड पर यानी कि शनिवार और रविवार को केवल इमरजेंसी सेवाओं की दुकानें ही खुलेंगी। वहीं मुंबई में ई-कॉमर्स सर्विस, फूड डिलीवरी पहले की तरह जारी रहेंगी। 4 धामों के दर्शन के लिए अनुमति दे सकती है राज्य सरकार। पहले स्थानीय निवासियों को मिलेगी अनुमति। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते स्थगित की गई 4 धाम यात्रा में कुछ छूट दी गई है। दरअसल सरकार 4 धाम यात्रा को शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है। इसके तहत प्रथम चरण में 4 धाम वाले जिलों के स्थानीय निवासियों को धामों में दर्शन की अनुमति दी जा सकती है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि परिस्थितियां सामान्य होने के बाद सभी पहलुओं पर मंथन कर चरणबद्ध ढंग से 4 धाम यात्रा शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के तेज होने के कारण सरकार ने 14 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया था। चारों धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट निर्धारित समय पर खोल दिए गए थे, लेकिन श्रद्धालुओं को यहां पर दर्शन करने की अनुमति नहीं थी। अब जबकि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई तो 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार मंथन में जुट गई। जानकारी के मुताबिक पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के निवासियों की ओर से उन्हें धामों में दर्शन की अनुमति देने का आग्रह किया जा रहा है। चारों धाम इन्हीं जिलों में हैं। केंद्र के साथ तानातनी के बीच ममता बनर्जी ने खेला दाव। अल्पन बंदोपाध्याय को बनाया मुख्य सलाहकार। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट ले ली है। अल्पन बंदोपाध्याय 60 साल की उम्र पूरा करने के बाद 31 मई को रिटायर हो गए। 24 मई को ही उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। हाल ही में केंद्र की ओर से उनका तबादला किए जाने और इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ टकराव के बाद उन्होंने 3 महीने का सेवा विस्तार न लेने का फैसला किया और रिटायर हो गए। अल्पन बंदोपाध्याय को अब ममता बनर्जी
बनर्जी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के तौर पर जून से वो काम करेंगे। 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। वहीं HK द्विवेदी को बंगाल का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का बयान, दिल्ली को 20 जून तक मिल जाएगी स्पुतनिक V वैक्सीन। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ITO स्थित एक सरकारी स्कूल में पत्रकारों और उनके परिवार के लिए मुफ्त टीकाकरण सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में फिर से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन धीरे धीरे शुरू किया जा सकता है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली वासियों को 20 जून के बाद स्पुतनिक V का टीका भी मिलना शुरू हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी स्पुतनिक V को आयात करके ही दिल्ली वासियों को लगाया जाएगा और भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन अगस्त में शुरू हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था धड़ाम। वित्त वर्ष 2020-21 में GDP में आई 7.3 की बड़ी गिरावट। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक असर पड़ा है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में देश की GDP का आंकड़ा जारी किया। GDP में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में GDP 1.6% बढ़ी है। इससे संकेत मिलता है कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से इसे नीचे ला दिया। हरियाणा सरकार की 5 बड़ी घोषणाएं। शहरी निकायों के मकानों दुकानों पर काबिज लोग अब बनेंगे मालिक। जी हां, बता दें कि CM मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने जन कल्याण से जुड़ी 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। CM ने बताया कि शहरी निकायों की दुकानों व मकानों पर लंबे समय से किराएदार बनकर रह रहे लोग अब मकान मालिक बन सकेंगे। दरअसल सरकार ने शहरी निकायों की संपत्ति पर बरसों से काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का अहम फैसला किया है। सरकार की इस योजना का लाभ दुकानदारों और मकान मालिकों को समान रूप से मिलेगा। ऐसे लोगों को इस संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए कलेक्टर रेट में 20 से 50% तक की छूट प्रदान की जाएगी। ये योजना 1 जून से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली रवाना होने से पहले इन 5 योजनाओं की जानकारी दी थी। 2 योजनाएं शहरी निकाय विभाग की है तो तीसरी योजना सिंचाई और 5वीं पंचायत विभाग की है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल देखभाल योजना का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया। इसके तहत कोरोना महामारी की चपेट में आने की वजह से जिन बच्चों के माता पिता दिवंगत हो गए उन्हें 5 लाख रुपए के बीमा कवर का लाभ मिलेगा, जिसका पूरा प्रीमियम राज्य सरकार अपने खजाने से भरेगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, कर्नाटक में सबूत मिल गया, वैक्सीन पर निजी अस्पतालों से कमीशन वसूल रही है बीजेपी। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उभरती हुई नजर आ रही है, लेकिन वैक्सीन का संकट अभी भी बरकरार है। कोरोना वायरस की वैक्सीन की कमी को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा कि भाजपा के विधायक कोरोना वायरस वैक्सीन पर निजी अस्पतालों से मोटा कमीशन वसूल रहे हैं, इसलिए राज्यों को वैक्सीन नहीं दी जा रही। आप प्रवक्ता व विधायक आतिशी ने कहा कि भाजपा निजी अस्पतालों से भारी कमीशन वसूल रही है। इसका सबूत कर्नाटक में सामने आया है। ये भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और रवि सुब्रमण्यम से जुड़ा है। बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को सूर्या और उनके रिश्तेदार व कर्नाटक से विधायक रवि सुब्रमण्यम पर वैक्सीन से पैसे बनाने का आरोप लगाया था। साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। कांग्रेस ने दोनों को सांसद और विधायक पद से हटाने की भी मांग की थी। हालांकि भाजपा नेताओं ने इन आरोपों से इनकार किया था। दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते सोमवार देर रात भूकंप के साथ आंधी और तेज बारिश ने लोगों को डरा दिया। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली NCR में धरती हिलने से लोग खौफजदा हुए। वहीं कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। हालांकि भूकंप झटके इतने हल्के थे कि इसे कई लोगों द्वारा महसूस नहीं किया गया। रिएक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 2.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र दिल्ली का रोहिणी इलाके में बताया जा रहा है। इस झटके से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप रात 9:54 पर रिकॉर्ड किया गया।
भारत में 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची फिल्म अभिनेत्री जूही चावला, दायर किया मुकदमा। बता दें कि बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जूही चावला काफी लंबे समय से मोबाइल टावरों से निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करती रही हैं। अब उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जूही चावला ने अब इस दिल्ली हाईकोर्ट में भारत में 5G को लागू करने के खिलाफ एक याचिका डाली है। इस याचिका पर पहली सुनवाई सोमवार को हो चुकी है और अगली सुनवाई 2 जून को होगी। जूही चावला ने अपने याचिका में कहा कि देश में 5G टेक्नोलॉजी को लागू किए जाने के पहले इससे जुड़े तमाम तरह के अध्ययनों पर बारीकी से गौर किया जाए और तभी इसे लागू करने पर विचार किया जाए। जूही चावला के प्रवक्ता ने कहा कि देश में 5G लागू होने के बाद RF रेडिएशन से इंसान, जानवरों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर अच्छे से अध्ययन किया जाए। प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के अध्ययन से स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि क्या 5G टेक्नोलॉजी भारत की मौजूदा और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित ही है या नहीं, और इसके बाद ही इसे लागू करने को लेकर विचार किया जाए। सोने और चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने के दाम में 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 224 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 72,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। बता दें कि देश के कई राज्यों में इस वक्त आंधी बारिश का दौर चल रहा है। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान देश के कई हिस्सों में तेजी से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। विभाग ने कहा कि दिल्ली में इस हफ्ते मौसम सुहाना ही रहने वाला है। उसने कहा कि आज से लेकर अगले 3 दिन तक राजधानी में बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का तापमान 40 डिग्री या उससे कम रहने का अनुमान है और अगले 3 दिन बारिश के साथ हवाएं चलने की आशंका है। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। दिल्ली के मौसम का असर आसपास के राज्यों में पड़ने वाला है और इस कारण यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में बारिश की आशंका बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।